बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे रहिए। आज हम फिर से मैथ सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और मैथ सब्जेक्ट में जो टॉपिक है अलजेब्रा, उसमें से एक टॉपिक लेकर के आए हैं, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिस तरीके से आप लोग मैथ को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और मैथ में रुचि रख रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रहा है। और आप लोग जो बहुत सारे बच्चे का एक दिमाग में, मस्तिष्क में एक भ्रम था कि मैथ काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी कठिन विषय है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से रुचि लेकर के स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर को बना करके जो आप भेज रहे हैं, बहुत खुशी हमें मिल रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग मैथ को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, कैसे है, ये होता क्या है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग विश्लेषण है ना, विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का डेफिनेशन क्या बनेगा। तो चर मतलब जिस रैखिक समीकरण में दो चर हो, है ना, जिस रैखिक समीकरण में दो चर हो उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही निकल करके सामने आया कि जिस रैखिक, है ना, जिस रैखिक समीकरण में दो चर राशि को उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस रैखिक समीकरण में, है ना, जिस रैखिक समीकरण में कितना चर राशि हो, दो चर राशि हो, उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप, व्यापक का मतलब पता है आप लोगों को, है ना। व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप, बिगेस्ट फॉर्म। बड़ा रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a b c, जहां a b c अचर राशि होती है। अचर राशि होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, अचर राशि। अब एक चीज हम लोग के सामने यह निकल करके आया कि सर चर और अचर राशि किसे कहते हैं। तो हम पहले बता चुके थे, लेकिन इसमें शॉर्टकट में चलेंगे, है ना। अगर कोई पूछेगा चर अर्थात वेरिएबल, ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हैं, ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हैं, सभी क्या है, चर राशि है। ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हैं वे क्या है, चर राशि हैं। और अगर हम, ठीक है, हम लोग से यह पूछा जाए कि अचर क्या है, तो संख्याएं जितना भी है, संख्याएं जितना भी है वो सारी, है ना, क्या है, अचर राशि है। अचर राशि को इंग्लिश में कहते हैं क्या, तो कांस्टेंट। और चर राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो एक चीज हमारा सामने समझ में यह बात हम लोग के सामने निकल करके आया कि चर क्या है, अचर क्या है। तो ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हैं चर हैं, और गिनती गिनने वाली जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो बटा में हो, चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, लेकिन संख्या होना चाहिए। जहां संख्या हो जाएगा वो क्या कहला जाएगा, अचर राशि।
और अगर चर राशि के साथ कोई संख्या गुणांक फॉर्म में हो तो वे चर राशि ही होगा। जैसे 2 इंटू एक्स 2x, तो वो हो जाएगा चर राशि। 4y मतलब संख्या के साथ अगर चर राशि सटा हो, संख्या के साथ क्या सटा हो, चर राशि सटा हो, तो ये क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग के सामने यह आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग यही जाने इसके बारे में कि जिस रैखिक समीकरण में दो चर राशि होगा उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, आगे इसे इरेज करते, इधर ध्यान नहीं देना है, अभी इधर ही देखना है। ठीक है, चलो इधर बाद में हम लोग चलेंगे, पहले इसके बारे में विश्लेषण पहले कर ले, उसके बाद अब देखिए हम लोग को तो यह समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको समझाने से पहले एक डिफिनेशन, एक पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट लिख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो प्राकृत संख्या में हलों, है ना, प्राकृत संख्या में हलों की संख्या सीमित होगी। हलों की संख्या सीमित होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो प्राकृत संख्या में हलों की संख्या सीमित होगा या सीमित होगी। ठीक है, अब देखिएगा, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या में हल की संख्या क्या होगी, तो सीमित होगा। सीमित असीमित दोनों कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वहां सीमित होगा। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण में वास्तविक संख्या में हल अनगिनत होगा। अनगिनत होगा, जी हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण में वास्तविक संख्या में हल की संख्या जो होगी वो क्या होगी, अनगिनत होगा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर वास्तविक संख्या में हल मांगा जाएगा तो अनगिनत, और अगर प्राकृत संख्या में हल मांगा जाएगा तो सीमित। लेकिन ये कैसे, तो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन से क्लियरेंस होगा, बेटर होगा, आप लोग समझिएगा भी। जैसे क्वेश्चन है x + y = 7, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर शब्द में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मेरी बातों को समझ करके लिखने का प्रयास कीजिए। x + y = 7। अब देखो, इसमें चलने से पहले अब हमने क्या किया, x = 1 लिया। आप बताओ कि 1 + y = 7 है, तो y = 7 - 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए 1 रखें तो क्या आया, 6 आया। क्लियर?
चलिए, इसलिए x बराबर यदि 2 लिए तो 2 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7, 2 उधर गया, -2, y बराबर क्या हो गया 5। क्लियर? चलिए, अब देखिएगा x बराबर यदि 3 लिए तो इसीलिए इस समीकरण में पुट करेंगे तो क्या 3 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो गया। क्लियर? तो इसमें हमारा क्या आया 2 और 5 आया, इसमें क्या आया 3 पुट किए तो y का मान क्या आ गया 4। एक कैटेगरी पूरा। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर x बराबर यदि हम ले लेते हैं 4, तो इसीलिए 4 प्लस है ना 4 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या 7, तो y बराबर क्या 7 माइनस 4 बराबर क्या 3 आ गया। क्लियर? इससे क्या निकल करके सामने आया, इसका मतलब यही हो गया कि x का मान 4 पुट किए तो y का मान क्या निकल गया 3 निकल गया। अब x का मान 5 लिए है ना, तो 5 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 7, तो y बराबर क्या हो गया 5 उधर गया घट जाएगा, y बराबर क्या 2, इसलिए रिजल्ट क्या आया 5 पुट किए तो रिजल्ट हमारा 2 आ गया। क्लियर? अब x का मान हमने 6 पुट किया तो 6 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर क्या 1, अर्थात क्या x का मान 6 पुट किए तो y का मान हमारा 1 आ गया। आगे लेके चलते हैं, इसलिए x का मान हम लोग पुट किए क्या 7, तो इसीलिए 7 प्लस है ना y का मान y है और यहाँ 7 है तो y बराबर 7 माइनस 7 अर्थात 0, मतलब x का मान 7 पुट किए तो y का मान हमारा क्या आ गया 0 आ। x का मान 8 पुट किए तो 8 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 8, तो y बराबर क्या -1। x का मान 9 पुट किए तो 9 प्लस y बराबर क्या 7, तो y बराबर क्या 7 माइनस 9, तो y बराबर क्या -2 हो गया। अब एक चीज आप लोग बताइएगा कि इसमें प्राकृत संख्या में हलों की संख्या कितना है, तो सीमित सर कैसे 1 6 प्राकृत संख्या, 2 5 प्राकृत संख्या, 3 4 प्राकृत संख्या, 4 3 प्राकृत संख्या, 5 2 प्राकृत संख्या, 6 1 प्राकृत संख्या, मतलब ये सारा नेचुरल्स नंबर आ रहा है। 7 0 प्राकृत संख्या नहीं, 8 1 प्राकृत -1 प्राकृत संख्या नहीं, 9 और -2 प्राकृत संख्या नहीं, अर्थात हम आगे भी इस तरह से सोन बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। तो इससे यही सामने बात आया हम लोग के सामने कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यदि कोई पूछे, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अगर कोई पूछे क्या कि अगर प्राकृत संख्या में हल के बारे में पूछेगा तो हम बोलेंगे सीमित हल होगा, और अगर कोई पूछे हमसे कि बताइए, है ना, बताइए आप अगर वास्तविक संख्या में हलों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा अनगिनत। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। बिल्कुल हम क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वास्तविक हल की संख्या, वास्तविक संख्या में हलों की संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या में हलों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन 1 सीमित, ऑप्शन 2 असीमित, ऑप्शन 3 सीमित असीमित दोनों, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या की बात कहा, असीमित हल, अनगिनत हल। चलिए ठीक, अब आगे आते हैं। क्लियर? चलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, थ्योरी का हमारे मैथ सब्जेक्ट पर काफी असर होता है, और 2019 और 20 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन आता है, इसलिए डिटेल हम लोग को सीखने की जरूरत है और हम लोग के लिए अच्छा भी है। अब देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है 2 चरों में युगपद रैखिक समीकरण। युगपद का मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2 को रहेगा समीकरण।
ठीक, 2 समीकरण रहेगा। और हल की बीजीय विधियां क्या है? तो हल का बीजीय विधि जो है वो 5 है। पहला है तुलनात्मक विधि, है ना, आप लोग के सामने है, इधर से देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है व्रज गुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। इन सभी का नाम इंग्लिश में दिया गया है। तुलनात्मक विधि का नाम बोलते हैं बाय कंपैरिजन, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन और लुप्तीकरण विधि को बोलते हैं बाय एलिमिनेशन और व्रजगुणन विधि को इंग्लिश में बोला जाता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय रेशियो डिटरमिनेशन। तो इस तरीके से जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के 2 समीकरण जब दिए रहते हैं तो इन 5 विधि से हलों की आवश्यकता होती है। पहले 2019 से पहले क्या होता था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए था लुप्तीकरण। कुछ भी लगाइए, लुप्तीकरण विधि को एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन अब 2019 और 20 से जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो क्लियर कट बताता है कि तुलनात्मक विधि से हल करें तो आपको तुलनात्मक विधि से ही हल करना होगा। अगर बोल दे प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। यदि कोई अगर आपसे बोल दे कि लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए तो लुप्तीकरण विधि से ही हल करना होगा। और यदि कोई बोल दे कि व्रजगुणन विधि से हल कीजिए तो व्रजगुणन विधि से आपको हल करना होगा। और यदि कोई आपसे क्वेश्चन में एनालिसिस कर दे, है ना, कि अनुपात निर्णय विधि से हल कीजिए तो आपको अनुपात निर्णय विधि से हल करना होगा। तो इन 5 विधि में से आपको पांचों को सीखना है और अच्छे से सीखना है। तो हम क्या करेंगे, आज आपको केवल एक विधि सिखाएंगे, तुलनात्मक विधि, ठीक है। क्योंकि बाद का जो विधि है पहले एक तो सीख जाइएगा, उसके बाद फिर 2-2 विधि करके इसको खत्म करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो मैथ में जितने भी चैप्टर हैं काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सभी चैप्टर का अपना अपना एक पहचान रखता है। हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में, हमारे संसार में, है ना, वो हर चैप्टर का एक महत्वपूर्ण, एक कहने का मतलब है अलग गौरवपूर्ण रूपरेखा है। अब देखिए, अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं तुलनात्मक विधि, ये विधि होता क्या है ना। तो फर्स्ट मेथड है तुलनात्मक विधि। पहला, सबसे पहला विधि जो है वो है तुलनात्मक विधि, है ना। फर्स्ट हमारा क्या है, तुलनात्मक विधि, इंग्लिश में बाय कंपैरिजन मेथड। अब इसको मिटा देते हैं। बस आप लोग अच्छे से सीखते रहिए और आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे अपने कोचिंग का, अपने चैनल का काफ़ी इम्पैक्ट बेटर बनेगा। और जितने भी लोग लॉकडाउन के कारण जो घर में पैक हैं, खासकर बच्चे जो स्टडी को ललायित हो रहे हैं, कैसे स्टडी करें, क्या करें, नहीं करें, कैसे स्टडी बेटर करें, तो उन लोग तक भी ये बात पहुंच जाए। ये आपका चैनल का जो लिंक है उन लोग के पास भी मिल जाना चाहिए। तुलनात्मक विधि क्या होता है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए। पहले डिफिनीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के 2 समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 समीकरण दिया रहे तो, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 समीकरण दिया रहे तो दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान
निकालकर दोनों को समतुल्य कर देंगे, दोनों को समतुल्य कर देंगे, जिसके फलस्वरूप एक चरराशि का मान ज्ञात हो जाएगा, एक चरराशि का मान ज्ञात हो जाएगा एवं उसके बाद, है ना, ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद एक चरराशि का मान किसी समीकरण में रखने पर दूसरा चरराशि ज्ञात हो। डिफिनेशन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन डिफिनेशन से घबराना नहीं है ना। जब एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन जब मिलेगा तो काफी इजी रहेगा। फिर से ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण दिया रहे और दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान निकालेंगे। ठीक, दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, एक ही अज्ञात राशि का मान निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, समतुल्य कर देंगे, जिसके फलस्वरूप एक चर राशि का मान हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद एक चर राशि का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा चर राशि का मान खुद निकल करके आ जाए कि हम आ गए हैं। ठीक, और जिससे दोनों चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हमें डील करने में पूरा बोर्ड चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको, एक क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। टू एक्स प्लस 3y क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 19। फिर है 3x प्लस 4y बराबर 26। जी हाँ, यही क्वेश्चन है ना, जी हाँ यही क्वेश्चन। चलिए ये समीकरण दिया गया है। अब हम बताए थे कि तुलनात्मक विधि को हल करने के लिए जब दो चर वाले दो समीकरण जब दिए रहते हैं तो दोनों समीकरणों में से एक ही अज्ञात राशि का मान निकालें। अब बताओ इसमें केवल अज्ञात राशि है, दो गो, x भी है और y भी है। तो समीकरण फर्स्ट में अब समीकरण फर्स्ट में हम लोग, फर्स्ट हमारा ये है, तो फर्स्ट समीकरण में हमने चल दिया तो 2x प्लस 3y बराबर 19। आप लोग बताइए कि x का मान निकालना चाहते हैं या y का मान निकालना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग पहले x का मान निकालते हैं फिर y के मान पे ही बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें चलें, हम x का मान हमको निकालना है तो 2x बराबर 19 माइनस उधर हो गया 3y और x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 3y बाई 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। कैसे सर, तो दो वो तो है ही ना था हुआ, पहला दूसरा मालूम था तो तीसरे ना होगा दूसरा के बाद। चलिए अब समीकरण 2 में चलते हैं और शब्द से मालूम चल रहा तुलनात्मक, मतलब तुलना कर, तो 2 चल दिया तो 3x प्लस 4y बराबर 26 से
तो 3x बराबर 26 माइनस 4y, तो x बराबर 26 माइनस 4y, आइए 3 बटा में हो गया, ये हमारा इक्वेशन 4। चलिए ठीक है। अब उसके बाद समतुल्य करने, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ को समतुल्य करने, समतुल्य करने। अब समतुल्य का मतलब तो समान, तो बताओ कि x बराबर 19 माइनस 3y बटा 2 बराबर है ना, x बराबर क्या है भाई, फिर है 26 माइनस 4y और 3 x से x खत्म हो गया, तो क्या 19 माइनस 3y बाई 2 बराबर 26 माइनस 4y बाई 3। तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 जो है 19 माइनस 3y और यहाँ पर 2 26 माइनस 4y। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 19 दिया, क्या होता है 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, इसको 9y है ना, और 52 माइनस 8y। ठीक, लाइट ज़्यादा आ जाएगा इसलिए थोड़ा कम कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8y, अब यहाँ पर माइनस 9y है ना, इधर आ जाएगा प्लस 8y बराबर 52, इधर आ गया 57। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस y बराबर क्या हो गया, माइनस 5, y बराबर क्या हो गया भाई, 5 आ गया। चलिए, तो डिफिनीशन से यहाँ तक एक चर राशि का मान हमको ज्ञात हो गया, और एक चर राशि का मान किसी समीकरण में पुट करेंगे तो दूसरा चर राशि का मान क्या होगा, आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, तीसरा करने गया तो x बराबर 19 माइनस 3 इंटू 5 बटा 2 बराबर 19 माइनस 15 बाई 2 बराबर क्या 4 बाई 2, कट जाएगा क्या रिजल्ट 2। तो बस x का मान क्या आया, 2 आ गया, x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 5। क्लियर। तो डिफिनीशन क्लियर हुआ, और डिफिनीशन से ये रिजल्ट क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण दिया रहता है, तो किसी एक अज्ञात राशि का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल करके दोनों समीकरणों को समतुल्य कर देते हैं। जो अज्ञात राशि जो आया है ना, अज्ञात राशि को क्या कर देंगे, समतुल्य कर देंगे, और समतुल्य करने से एक चर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, एक चर राशि का मान। और जब एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा तो 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, चाहे 4 में पुट करो, सब में रिजल्ट x का 2a मान है। क्लियर। फिर से एक बार, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण दिए रहते हैं, तो तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक अज्ञात राशि का मान दोनों समीकरणों में से ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट से ये थर्ड और सेकंड से ये फोर्थ, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, समतुल्य कर देंगे। समतुल्य करने के फलस्वरूप हमारा एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा, और एक चर राशि का मान किसी समीकरण में रखने पर हमारा दूसरा चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको नोट कीजिए।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ना। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं। किसी क्वेश्चन को निकाल दें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डील कर देंगे, इससे ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा और आप लोग के लिए बेटर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और तुलनात्मक विधि पे ही चला जाता है, ज्यादा सही रहेगा। कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन है, ठीक है। 7x माइनस 2y बराबर 8 है, और क्या है 3x प्लस 4y बराबर 18 है। नोट कीजिए क्वेश्चन, इतना गर्मी है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें समीकरण फर्स्ट। तो सर x का मान तो निकाल लिए थे, अब y पे काम कीजिए। बिल्कुल सही, चलते हैं y पे काम करते हैं। तो 7x माइनस 2y बराबर क्या था 8, तो माइनस 2y बराबर 8 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7x बटा माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। अब हम लोग आते हैं समीकरण 2 में। तो 3x प्लस 4y बराबर क्या था 18, तो 4y बराबर 18 माइनस 3x, तो y बराबर 18 माइनस 3x बटा 4। ये हो गया हमारा समीकरण फोर्थ हो गया। अब देखिए समीकरण थर्ड और फोर्थ में चलेंगे। समीकरण थर्ड और फोर्थ में, थर्ड हमारा ये था ना y बराबर 8 माइनस 7x बटा माइनस 2, और y बराबर हमारा था 18 माइनस 3x बटा 4। y से y खत्म, 8 माइनस 7x बाई 2 और 18 माइनस 3x बाई 4। सही चल रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 8 माइनस 7x और 2 18 माइनस 3x। कैलकुलेट कर लेंगे, 8 को 4 से 32, 28x 36 6x। चलिए 28x और प्लस इधर आएगा, एक मिनट, मिस्टेक, क्या मिस्टेक, -2, तो -2 कहाँ मिल जाएगा, जिंदा रहेगा बेटा, -2 माइनस 36 प्लस 6, आप ठीक जा रहे हैं। तो -6x और -36 और इधर गया -32, तो हो गया कितना, रिजल्ट आया इसका, ऐड करेंगे तो -34x और यहाँ पर हो जाएगा 68, तो x बराबर -68 बाई क्या -34, कट हो गया 2, x का मान क्या आ गया 2। अब x का मान किसी समीकरण में पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। समीकरण थर्ड में पहले पुट किए थे, समीकरण फोर्थ में पुट कर लेते हैं, है ना। समीकरण फोर्थ में x बराबर 2 रखने पर जगह थोड़ा इधर बचा लेते हैं, हाँ। तो यहाँ है y बराबर 18 माइनस 3 इंटू 2 बटा कितना 4, तो 18 माइनस 6 से बटा क्या 4, क्या हो जाएगा 12 बाई 4। क्या रिजल्ट आ गया 3, इसीलिए x का मान 2 और y का मान 3। क्लियर। फिर से एक बार देख सकते हो आप लोग, जैसे तुलनात्मक किए थे वैसे ही किए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
आप लोग का जो है भारतीय वन का क्वेश्चन जो है 12 से लेकर करके आप लोग से, है ना, और होमवर्क आप लोग के लिए ही है कि 12 से लेकर के 32, मतलब आप लोग को 12 से लेकर के 32 क्वेश्चन बन जाएगा। 12 नंबर से लेकर के 32 क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। और पेज नंबर भी अगर आप लोग को लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए A52। ए कितना है? 52 है। 52 है ना कि 42 है? देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए। हाँ 52, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्टडी कीजिए और भारतीय वन में 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर के और 32 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। किस विधि से? तुलनात्मक विधि से। इस तरीके से आप लोग का एक विधि आज खत्म हो गया। अगले वीडियो, अगले क्लास में आपका जो है 2 विधि को खत्म करेंगे। आज इसीलिए एक विधि दिए हैं कि पहले इस एक विधि को आप लोग क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बाबू, धन्यवाद, थैंक यू।